नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों, टॉप 20 एमसीक्यूज जो उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 746 पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, आज इसका पार्ट 13 है और काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको विजिट जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखेगा और श्योरली मैं कहता हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको काफ़ी जानकारी उत्तराखंड से संबंधित मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा उत्तराखंड जीके के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। काफ़ी टॉपिक व एमसीक्यूज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉप 20 एमसीक्यूज। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। निम्न में से किस नगर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? ठीक है, तो काफ़ी उपनामों से क्वेश्चन आपके उत्तराखंड में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस नगर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? पूर्व का वेनिस या उत्तर का वेनिस कहा जाता है दोस्तों हरिद्वार को। ठीक है, हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिद्वार को दोस्तों कुछ और उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे गंगा द्वार। ठीक है, गंगा द्वार हरिद्वार को कहा जाता है। इसके अलावा तीर्थों का द्वार भी हरिद्वार को कहा जाता है। कुंभ नगरी, ये भी हरिद्वार को कहा जाता है। उत्तर भारत का वेनिस, ये भी हरिद्वार को कहा जाता है। सेतु नगर, ठीक है, आपसे पूछा जाए सेतु नगर किसे कहते हैं? देखिए, काफ़ी नए नए पॉइंट आपको देखने का प्रयास इसमें मिलेगा। काफ़ी ऐसे नए नए पॉइंट देने का प्रयास करता हूँ आपको। ठीक है, तो सेतु नगर हो गया, पूर्व का वेनिस हो गया, तीर्थ नगर हो गया, गंगा द्वार हो गया, तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, ये सभी हरिद्वार के उपनाम हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हरिद्वार। ठीक है, कुमाऊं का द्वार आपसे पूछा जाए तो काठगोदाम हो जाएगा। वैसे ही गढ़वाल का द्वार पूछा जाए तो कोटद्वार हो जाएगा। देहरादून की बात करें तो देहरादून को बोला जाता है वन नगर। ठीक है, वन नगर और सैनिक नगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा देहरादून। ओके दोस्तों, तो इतनी चीजें आपको उपनाम से रिलेट मिल गई। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कुनिंदों के अधिष्ठाता देव कौन थे? ठीक है, कुनिंदों के मुख्य देवता आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्रेश्वर, या इनको चतेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, 3 प्रकार की मुद्राएं हमें कुनिंद शासन से मिली हैं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, ऊपर आई बटन पे क्लिक कर आप इसको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कुनिंदों के अधिष्ठाता देव कौन हो गया? छत्रेश्वर। ठीक है, ऐसी कार्तिकेय राजवंश की बात करें तो कार्तिकेय इनके मुख्य देवता थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि KMOU। ठीक है, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड। ठीक है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। एवरग्रीन क्वेश्चन है, तो 1939 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1941 की बात करें तो दोस्तों 1941 में गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना हुई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1938 की बात करें तो श्रीदेव सुमन द्वारा गढ़देह सेवा संघ की स्थापना इस वर्ष की गई। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, देहरादून में निवास करने वाली बुक्सा जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? ओके, बुक्सा जनजाति का टॉपिक मैंने कल ही दिया है बुक्सा जनजाति के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बुक्सा जनजाति को वैसे बुक्सार भी कहा जाता है और सर्वप्रथम ये चंपावत में आकर बसे थे, चंपावत के वनवसा में। ठीक है, देहरादून में जो निवास करने वाली बुक्सा जनजाति है दोस्तों, इसको कहा जाता है मेहर बुक्सा। ओके, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने उसमें रखे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों तिलू रौतेली को। ठीक है, तिलू रौतेली को जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है तिलू रौतेली को। कुमाऊं कमिश्नर कहा जाता है हेनरी रैमजे, और रामजी साहब के नाम से भी हेनरी रैमजे को ही जाना जाता है। मुंशी हरिप्रसाद की बात करें तो सर्वप्रथम 1911 में शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? काफ़ी यूके ट्रिपल एस सी का पसंदीदा क्वेश्चन है दोस्तों। और पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया दोस्तों 1967। ठीक है, और 1967 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों, और 1973 में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है और
6 साल बाद दोस्तों 1973 में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ब्रह्म कुंड व वशिष्ठ कुंड कहाँ पर स्थित है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म कुंड व वशिष्ठ कुंड कहाँ पर स्थित है राज्य में? तो ये है दोस्तों देवप्रयाग में स्थित। ओके, देवप्रयाग में यह स्थित है और यहाँ की खासियत ये है दोस्तों, जहाँ यहाँ पर पिंडदान किया जाता है तो यहाँ पे एक भी कौवा देखने को नहीं मिलता है। जहाँ बेसिकली जहाँ पे पिंडदान होता है वहाँ पे कई सारे कौवे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जब पिंडदान होता है या ऐसे भी यहाँ पे इन कुंडों में कोई भी स्थानीय कौवे नहीं दिखाई देते हैं। देवप्रयाग की बात करें दोस्तों तो ये ब्रह्म कुंड जो है ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है, देवप्रयाग में आपको पता है कि भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है, सॉरी भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो जो ब्रह्म कुंड है ये भागीरथी नदी पर है और जो वशिष्ठ कुंड है ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। ओके, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई है। अब थोड़ा देवप्रयाग के बारे में जान लेते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, पंचप्रयागों में से एक है। देवप्रयाग की बात करें तो इसके उपनाम को देख लेते हैं, सुदर्शन क्षेत्र। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सुदर्शन क्षेत्र किसका अन्य नाम है, तो देवप्रयाग का अन्य नाम है। इसको दोस्तों इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों देवप्रयाग में है रघुनाथ मंदिर, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह आया था कि रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में स्थित है? तो ये है दोस्तों द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ये रघुनाथ मंदिर बनाया किसने? तो रघुनाथ मंदिर की स्थापना की थी दोस्तों शंकराचार्य ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए देवप्रयाग इसका नाम कैसे पड़ा? तो राजा बलि ने, ठीक है, पहले तो इतना जान लो कि राजा बलि ने विष्णु से 3 पग जो जमीन मांगी थी। कहा जाता है कि देवप्रयाग में ही राजा बलि से विष्णु ने 3 पग जमीन यहीं पर मांगी थी। ठीक है, अब दोस्तों सतयुग में देव शर्मा नाम का एक ऋषि था, देव शर्मा नाम का एक ऋषि था और यहीं पर उसने घोर तपस्या की थी सतयुग में, तो इसीलिए इसका नाम कहा जाता है कि देवप्रयाग पड़ गया किसके नाम पे? देव शर्मा, ऋषि देव शर्मा के नाम पे। ठीक है, इतने पॉइंट आपको देवप्रयाग से पता चल गए हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में रामपुर तिराहा कांड कब होता है? ओके, तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए कई आंदोलन हुए दोस्तों। ठीक है, और रामपुर तिराहा कांड बहुत बोला जाए तो एक काला कांड था और उत्तराखंड की जनता के साथ एक सोचा समझा खिलवाड़, मैं इसको बोलूँ तो गलत नहीं होगा। तो रामपुर तिराहा कांड में कभी और डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल से। तो रामपुर तिराहा कांड होता है दोस्तों 2 अक्टूबर 1994। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड होता है। उस समय दोस्तों हम यूपी राज्य में आते थे। ठीक है, और पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था पूरे उत्तराखंड राज्य में। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली जब हम जा रहे थे, जब ये आंदोलन दिल्ली जा रहा था, तो रामपुर तिराहा में जो कि यूपी में है वहाँ पे कांड हो जाता है। ठीक है, लूटपाट बलात्कार जैसी घटनाएं यहाँ पे होती हैं उत्तराखंड की जनता के साथ, महिलाओं के साथ। काफ़ी दयनीय स्थिति इस समय हो जाती है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो रामपुर तिराहा कांड आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कांड है परीक्षाओं की दृष्टि से ये, और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो रामपुर तिराहा कांड होता है दोस्तों 2 अक्टूबर 1994। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और गांधी जयंती राम के भक्त थे। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख सकते हो। अब ऑप्शन की बात कर लें तो 1 सितंबर 1994 को दोस्तों खटीमा कांड होता है। ठीक है, 2 सितंबर 1994 को होता है मसूरी में ये कांड होता है। ठीक है, अभी पृथक राज्य आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको उसमें ज़रूर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आपको इसकी थोड़ा और जानकारी बता दूं दोस्तों। तो क्या होता है कि उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे दोस्तों मुलायम सिंह यादव। ठीक है, मुलायम सिंह यादव थे। 1993 को मुलायम सिंह यादव एक समिति गठित करते हैं जिसका नाम था रमाशंकर कौशिक समिति। ठीक है, आपसे पूछा भी जाता है कि उत्तराखंड के पृथक राज्य के लिए कौन सी समिति बनी थी, तो कौशिक समिति बनी थी। किसके नाम पे पड़ी थी? तो रमाशंकर कौशिक के नाम पे ये रमाशंकर कौशिक समिति बनी थी। ठीक है, अब दोस्तों यह समिति इसलिए बनाई गई थी कि उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करना था इस समिति ने। अब दोस्तों देखिए मई 1994,
ठीक है, मई 1994 को यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, रमाशंकर कौशिक जो कौशिक समिति है, और ये गैर शहर को राजधानी बनाने के पक्ष में अपना सुझाव देता है। ठीक, अब दोस्तों जब इतना सब कुछ समिति के हो जाने के पश्चात भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो इसी के बाद ही ये आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कौशिक समिति इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। मुख्यमंत्री उस समय मुलायम सिंह यादव थे। 1993 में कौशिक समिति गठित होती है और 1994 में ये अपनी रिपोर्ट देती है। दोनों अलग अलग पॉइंट हैं तो इनको आप याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, मौला राम के दादा का क्या नाम था। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी यूके ट्रिपल एस में बनते हैं, तो जी हाँ जी ज़रूर बनते हैं। अभी पिछले जो कल जैसे श्रीदेव सुमन जयंती थी तो एक जो यूके ट्रिपल एस का पेपर हुआ था तो उसमें श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम पूछ लिया गया था। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनकी जीवनी और आत्मकथा हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मौला राम के दादा का नाम क्या था ये आपको बताना है। ये गढ़वाल शैली के एक काफ़ी जाने माने चित्रकार थे दोस्तों, और मौला राम के दादा का नाम था हीरा लाल। ठीक है, थोड़ा इसका मैं हिस्ट्री आपको बता दूं दोस्तों। तो गढ़वाल शैली जो उत्तराखंड में है, गढ़वाल शैली, इसकी जो टाइम पीरियड माना जाता है दोस्तों, ये माना जाता है 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है लेकिन डिटेल पढ़ना आपको थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। तो 16वीं से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है गढ़वाल शैली का पीरियड। ठीक है, अब देखिए 1658 में, ठीक है सन याद रखिएगा, 1658 में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह, उस समय कौन थे, पृथ्वीपति शाह थे, और उन्हीं के टाइम पे, एक मिनट है, उन्हीं के टाइम पे देखिए 1658 में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के समय मुगल शहजादा आता है दारा सिको। ठीक है, और दारा सिको के साथ दोस्तों दो चित्रकार आते हैं जिसके नाम थे तुंवर श्यामदास। ठीक है, तुंवर यानी कि श्यामदास, याद रखिए श्यामदास और हरदास। ठीक है, इन दो भाइयों को आपने याद रखना है, श्यामदास और हरदास। ठीक है, अब हरदास के बेटे होते हैं दोस्तों हीरालाल। ठीक है, हरदास के बेटे कौन होते हैं, हीरालाल, और हीरालाल के बेटे होते हैं मंगत राम, और मंगत राम का बेटा होता है दोस्तों मौला राम। ठीक है, तो मौला राम के पिताजी का नाम हो गया मंगत राम के पिताजी और मौला राम के दादा का नाम हो गया हीरा लाल। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, गढ़वाल शैली का सूत्रपातकर्ता कौन है। ठीक है, तो गढ़वाल शैली का सूत्रपात करता है दोस्तों हीरा लाल। आप वहाँ पे मौला राम नहीं मारोगे ऑप्शन में। ठीक है, तो वहाँ पे गढ़वाल शैली का सूत्रपात करता हो जाएगा दोस्तों हीरा लाल, न कि मौला राम। अब इनका पारिवारिक पेशा भी कई बार पूछा जाता है, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको तो पता ही होगा। पारिवारिक पेशा इनका चित्रकार नहीं था दोस्तों, इनका पारिवारिक पेशा था सुनार का। ठीक है, सुनार थे ये, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं गढ़वाल पीरियड, जो ये गढ़वाल शैली के सूत्रपात करता थे हीरालाल, इनके बाद मौला राम आते हैं जो कि सबसे प्रसिद्ध चित्रकार होते हैं दोस्तों। और अब दोस्तों मौला राम के कुछ चित्र देख लेते हैं। इनके सबसे एक फेवरेट चित्र है जो कि परीक्षाओं में पूछा गया है, दंपति। ठीक है, दंपति में क्या है दोस्तों, प्रद्युम्न शाह। ठीक है, और उनकी रानी का चित्र इन्होंने बनाया है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रमुखी, ओके, चंद्रमुखी, हिंडोला, मस्तानी और मयंकमुखी इनके फेमस चित्रकार हैं दोस्तों, चित्र हैं। ठीक है, अब देखिए मौला राम एक प्रसिद्ध राइटर भी थे दोस्तों, और 2-4-5 राजाओं का शासनकाल इन्होंने देखा था, और इनकी एक पुस्तक है दोस्तों मनमंथ सागर। ठीक है, मनमंथ सागर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मौला राम की कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी हुई है, तो मनमंथ सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और पुस्तक है दोस्तों इनकी गढ़ राजवंश। ठीक है, तो गढ़ राजवंश भी इन्हीं की एक पुस्तक है। ओके, तो इतने पॉइंट अब मैंने आपको बता दिए। चलिए थोड़ा चैतू माणुक्य की बात कर लें दोस्तों। जो चैतू जो है वो कृष्ण लीलाओं के ऊपर अपनी पेंटिंग बनाते थे। ठीक है, और रुक्मणी हरण का इन्होंने चित्र बनाया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। माणुक्य की बात करें तो माणुक्य की एक फेवरेट चित्रकारी है जिसका नाम है आँख मिचोली, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो इतने पॉइंट आपको इससे क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे। नारा किस आंदोलन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड में पर्यावरण से संबंधित आंदोलन भी काफ़ी सारे हुए, और काफ़ी सारे यहाँ के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने की
एक नेशनल लेवल तक यानी वर्ल्ड लेवल तक पर्यावरण को पहुंचाया। ठीक है, तो ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, नारा किस आंदोलन से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन। ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन की बात करें दोस्तों तो रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, टिहरी गढ़वाल में हुआ था और 1994 में ये रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था। अब चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन हुआ था दोस्तों 1974 चमोली के रेणी गांव में। ठीक है, गौरा देवी इससे रिलेट करती है, सुंदरलाल बोगना भी इससे रिलेट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है मैती आंदोलन। तो मैती आंदोलन होता है दोस्तों 1996 और कल्याण सिंह रावत जिन्हें कि मैती भी कहा जाता है, उनके द्वारा इस आंदोलन को किया जाता है। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो पौड़ी में यह हुआ था। नेक्स्ट है रवाई कांड। ठीक है, तो रवाई कांड अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ये होता है दोस्तों 30 मई 1930 को। ठीक है, टिहरी के अंतर्गत उस समय उत्तरकाशी आता था, उत्तरकाशी जिले में ये रवाई कांड होता है और यहीं पर उत्तराखंड का, जैसे कि चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है, उसी ने निहत्ती जो वहाँ पे आंदोलन कर रही थी जनता, उस पर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा सूत्र आंदोलन। नेक्स्ट है दोस्तों पुनाड़ किस नगर का प्राचीन नाम है? ठीक है, तो नगर का उपनाम आपको बताना है, तो पुनाड़ है दोस्तों रुद्रप्रयाग का पुराना नाम। मुनस्यारी की बात करें तो मुनस्यारी का है तिकसेन। ठीक है, तिकसेन कहा जाता है मुनस्यारी को। उत्तरकाशी की बात करें तो सौम्यकाशी व बाड़ाहाट। ठीक है, बाड़ाहाट व सौम्यकाशी कहा जाता है उत्तरकाशी को। अल्मोड़ा की बात करें दोस्तों तो अल्मोड़ा को कहा जाता है पठालों की नगरी। ठीक है, पठालों की नगरी कहा जाता है अल्मोड़ा को। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कामेट पर्वत किन नदियों के बीच स्थित है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की और पहली है 7,856 मीटर नंदा देवी, फिर आती है 7,756। ठीक है, सॉरी 7,817 हो जाएगी नंदा देवी की। ठीक है, 7,817 नंदा देवी की और 7,756 हो जाएगी कामेट की। ठीक है, तो कामेट पर्वत किन नदियों के बीच है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती और पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है केशव प्रयाग में, जो कि चमोली में स्थित है, बद्रीनाथ के ही समीप है। अलकनंदा और सरस्वती का केशव प्रयाग में, चौथा ऑप्शन भी वही है। और अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा जिसको कि विष्णु गंगा कहा जाता है, इसका संगम होता है विष्णु प्रयाग में। ओके, तो उत्तराखंड के नदी तंत्र में मैं आपको पंच प्रयाग बता चुका हूँ, नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है, इसकी स्थापना होती है 1980 में, यानी कि 1980 में। ठीक है, तो सभी के फॉर्मेशन ईयर में आपको बता देता हूँ। 1936 में होता है दोस्तों हैली नेशनल पार्क, जो कि वर्तमान में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो 1936 में इसकी स्थापना होती है। 1982 में दोस्तों 2 राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे स्थापना होती है। एक होता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा होता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। 1983 में दोस्तों राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछा जाए तो देहरादून। 1980 में मैंने आपको बता दिया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट जो है 1989 में। ठीक है, तो उस समय होती है गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क ही है उत्तराखंड में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो वेटलैंड की बात हो रही है दोस्तों, तो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हमारे उत्तराखंड में 4 हैं और जिनमें कि आसन वेटलैंड है, झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र है, पवालगढ़ है और नैना देवी है। ठीक है दोस्तों, तो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों हरिद्वार में। ठीक है, स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी 2005 में। देहरादून में भी हमारा एक वेटलैंड क्षेत्र है जो कि जाना जाता है आसन वेटलैंड के नाम से और इसकी स्थापना भी 2005 में हुई थी। नैनीताल की बात करें दोस्तों तो नैनीताल में हमारे 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। एक है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित जिसकी स्थापना हुई थी 2012 में। ठीक है, 2012 में नैनीताल में पवालगढ़। और एक और है दोस्तों नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 2015 में। आपसे पूछा जाए नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, तो ये नैनीताल में
स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों हरिद्वार। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड के निम्न में से कौन नहीं था? ठीक है, तो 1930 में नमक सत्याग्रह होता है, आपको पता है। तो इनमें से उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे दोस्तों, और जिनमें से गोविंद बल्लभ पंत नहीं थे, यानी कि भैरव दत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल और गोरखपीर खड़क बहादुर इनमें शामिल थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हो गई थी? ठीक है, तो कल सुमन दिवस था दोस्तों, और सुमन पुण्य स्मृति दिवस 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु 84 दिन की भूख हड़ताल से हो गई थी। ठीक है, तो टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये हुई थी श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, श्रीदेव सुमन के बारे में बात करें तो 25 मई 1916 को इनका जन्म होता है टिहरी के जौल ग्राम में। ओके, और 1930 में दोस्तों 1930 में इन्होंने भी नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, मात्र 14 वर्ष की आयु में। ठीक है, 1938 में ये गणदेश सेवा संघ की स्थापना करते हैं और 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी करते हैं, और 3 मई 1944 को ये अपना अनशन स्टार्ट करते हैं, और 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, तो कौन सी देवी मानी जाती है? ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है दोस्तों चामुंडा देवी। ओके, काशीपुर में है चामुंडा देवी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? ठीक है, तो उत्तराखंड का लिंगानुपात वर्तमान में दोस्तों 963 प्रति 1000 व्यक्तियों में। ठीक है, और 2001 में था 962, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बंदरपूंछ ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो बंदरपूंछ ग्लेशियर है दोस्तों उत्तरकाशी जिले में स्थित। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों भोटिया जनजाति में कूटो शब्द का क्या अर्थ होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भोटिया जनजाति में भी मैं वीडियो दे चुका हूँ। कूटो शब्द का अर्थ होता है दोस्तों भोटिया जनजाति में रोटी। ठीक है, और भात को बोलते हैं दोस्तों ये छाकू, ये आपको याद रखना है। शराब को ये बोलते हैं दोस्तों चकती या छंग। ठीक है, और चाय को बोलते हैं दोस्तों ये ज्या, ये आपको याद रखना है। तो इतने 4 पॉइंट आपको भोटिया जनजाति से मिल गए। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, आपके कमेंट में अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे जो। ठीक है, तो चंद राजाओं की आपको उपाधि बतानी है। चंद राजाओं की क्या उपाधि थी, यानी कि जनता इनको किस नाम से पुकारती थी? पोलंदा बद्रीस, श्री राजाधिराज, महाराजा चंडोपाध्याय, या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं मिली है दोस्तों, कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं तब किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।